स्वागत आप सभी का। आपको बता दें एग्जिट पोल के आंकड़े थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे और हम बिना ब्रेक के अब ये लगातार नॉनस्टॉप कवरेज इंडिया टीवी आपके सामने रखने जा रहा है। ठीक 6:30 बजे एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने पहला रख दिया जाएगा और जैसा हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में 47,000 से ज्यादा लोगों से बात की है, 2 लाख लोगों से ज्यादा बात हमने गुजरात में की है और उसके बाद ये एग्जिट पोल तैयार हुआ है और इसके आंकड़े एक एक करके आपके सामने आना अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात आपके सामने करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वीआईपी सीटें, सारा डेटा आपके सामने एक एक करके आएगा और उसके बाद फिर गुजरात की बात भी होगी आपके सामने। 68 सीटों का हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी उम्मीद कर रही है कि परिपाटी को बदलेगी, परंपरा टूटेगी और एक बार फिर वो सत्ता में लौटेगी, रिपीट होगी सरकार जयराम ठाकुर की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास भी अच्छे मुद्दे थे इस बार। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ के पास परंपरा और जो प्रचलन है सत्ता बदलने का वो तो था ही, इसके अलावा जिस प्रचार में और जो इश्यूज उठाए गए, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, रोजगार का मामला हो, अग्निवीर स्कीम का मामला हो, कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि हिमाचल में इस बार वो सत्ता में जरूर वापसी करेगी। अपर हिमाचल की 34 सीटें, लोअर हिमाचल की 34 सीटें। हम वोट शेयर के साथ शुरुआत करेंगे आपके साथ सबसे पहले और उसके बाद हम सीटों पर आएंगे और फिर आपके सामने की वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये डेटा आने जा रहा है। 6 मिनट का बस केवल वक्त बाकी है प्राची, पहला डेटा स्क्रीन पर होगा। बिल्कुल 6 मिनट बाद पहला डेटा हम स्क्रीन पर रख देंगे और आपको बताएंगे। वोट शेयर से शुरुआत करेंगे और वो वोट शेयर कितनी वोटों में, कितने सीटों में कन्वर्ट हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। हिमाचल की एक एक सीट का विश्लेषण होगा और जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि वीआईपी सीट जो है हिमाचल प्रदेश की, उन पर भी कौन बाजी मार रहा है, किसकी साख प्रतिष्ठा पर लगी हुई है, कौन इस बार जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाया है, ये तमाम बातें आपको अब से कुछ ही देर बाद इंडिया टीवी बताने जा रहा है। 68 विधानसभा सीटें और अभी जो ये 0-0 आप देख रहे हैं, ये बहुत ही जल्द यानी कुछ ही मिनटों में अब ये नंबर्स में कन्वर्ट होने वाली है और ये बदलने लगेगी टैली और जैसे ही टैली बदलेगी वैसे ही आपको ये सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल देखने को मिलेगा इंडिया टीवी पर। हमने जैसे थोड़ी देर पहले क्विक पोल अपने पैनलिस्ट का किया था, तो चूंकि बस 4-5 मिनट में आपके सामने डेटा होगा फिर तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी क्या असेसमेंट है हमारे साथ जो मेहमान है उनकी आपके सामने उनकी राय लेकर के आते हैं। मैं स्वागत करता हूं अतुल लोंढे जी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अतुल साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं आम आदमी पार्टी से। संजय जी स्वागत है आपका। रोहन दुआ सीनियर जर्नलिस्ट अभी अभी हमारे साथ पहुंचे हैं मंच पर। रोहन आपका स्वागत है। विजय पटेल जी, उनसे ज्यादा बात हम गुजरात की करेंगे। विजय स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं और मनोज सिंह जी मेटराइज से जिन्होंने सर्वे किया है वो भी हमारे साथ हैं। अतुल साहब पहले आपके पास आ रहा हूं, डेटा थोड़ी देर में आएगा, उससे पहले हिमाचल को लेकर के क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? हमारे साथ इस पैनल में बहुत ज्यादातर लोग हुए हैं जो हिमाचल प्रदेश भी गए और वहां चुनाव कवर किया और ये लग रहा है कि इस बार जितना आसान ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए था उतना आसान नहीं रहा। जैसे जैसे मतदान के करीब चुनाव पहुंचा है, बीजेपी ने इंच बाय इंच थोड़ा थोड़ा गेन किया, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा हमने तो जहां जहां गए वहां लोग तो यही बात करते थे इस बार कांग्रेस का आना तय है और इस बार पक्का मैं ये आपको दावा कर रहा हूं कि हम लोग एक कंफर्टेबल मार्जिन से आएंगे। इन्हें ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करके अपनी सरकार जबरन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बिठाने का मौका हिमाचल की जनता नहीं देने वाली है, ये बात तय है और इसीलिए चर्चा सारी हो रही है। ओआरओपी का जो झांसा दिया था 2014 में, आज भी वो क्या बात कर रहे सबके सामने है। 5 लाख नौकरी की बात की थी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हमने धरातल पे करके दिखाया है, हमने राजस्थान में करके दिखाया है, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। पशुपालक से लेकर महिलाओं से लेकर 1500 रुपए पेंशन की जो बात है वो एक विश्वास निर्माण करने वाली जो बात है, वो विश्वास निर्माण करने वाली बात कांग्रेस ने की है। और उल्टा देखो बीजेपी का क्या है, 5 साल की सत्ता रही है, 8 साल की केंद्र में सत्ता रही है, डबल इंजन की बात करते रहे, लेकिन स्थानीय मुद्दा कोई नहीं लिया। हिमाचल के लोगों का मुद्दा कोई नहीं लिया। मुद्दे सारे थे अंतरराष्ट्रीय, या तो भावनात्मक मुद्दे थे या तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे, लेकिन हिमाचल का कोई मुद्दा नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने हिमाचल के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, आपका असेसमेंट है कि हम कंफर्टेबल मार्जिन से सरकार बनाएंगे। आपने कांग्रेस पार्टी की बात सुनी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मिश्रा जी हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि आपने चुनाव बीच में छोड़ दिया। शुरुआत में तो थोड़ा जोर लगाया, लेकिन बाद में जैसे हिमाचल में लगा कि नहीं अब गुजरात और एमसीडी की ओर ज्यादा अपना ध्यान देना चाहिए, तो गुजरात से आप लोग वापस लौटाए। मिश्रा जी हिमाचल से। जी सौरभ जी, आम आदमी आज तक कहीं से वापिस हुआ है? आप बताइए, देश से आम आदमी यदि वापिस होने लग जाए तो फिर इस देश का क्या होगा?
और आम आदमी पार्टी और देश की जो भी गरीब जनता है वो एक एक व्यक्ति आज केजरीवाल जी के से प्रभावित होकर के उनके साथ खड़ा है। हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और न छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पक्ष में वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता तैयारी कर रही है और जनता वोट डाल रही है आम आदमी के पक्ष में। तो ये आपका कहना गलत होगा कि हम हिमाचल से चुनाव छोड़ करके वापस आ गए हैं। जितनी मजबूती से हमने हिमाचल लड़ा है, एमसीडी लड़ा है, हम उतनी मजबूती से अपने उन्हीं मुद्दों के साथ में हम गुजरात भी लड़ रहे हैं। और मेनली जी भाग कौन रहा है, आप इस पे गौर कीजिए। ठीक है, आज देश के प्रधानमंत्री का मूल्यांकन हम किस आधार पे कर रहे हैं? अच्छा ठीक, गुजरात में वापसी की बात आप लोग कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है, किस आधार पे कर रहे हैं? चलें ठीक। आज ठीक मिश्रा जी, इस पर लंबी बात अभी हम कर लेंगे क्योंकि अब बस 2 मिनट का वक्त बाकी है। तो मैं थोड़ा सा डेटा की ओर दर्शकों को ले जाना चाह रहा हूं। अब बस किसी भी पल आपके सामने एग्जिट पोल का पहला रुझान होगा। एग्जिट पोल में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम शुरुआत करेंगे अपर हिमाचल से, जो पहाड़ी इलाका जो ज्यादा है जहां पर, वहां पर इस बार 5 साल बीजेपी की सरकार के बाद आखिर लोगों ने क्या मूड बनाया है। मुद्दे बहुत थे इस बार हिमाचल के चुनाव में, लेकिन क्या बीजेपी और जयराम ठाकुर का चेहरा वो इस बार वो कमाल कर पाएगा जो उत्तराखंड में बीजेपी ने करके दिखाया। उत्तराखंड की तर्ज पर क्या हिमाचल प्रदेश में भी परिपाटी टूटेगी और एक बार फिर से जो पार्टी सत्ता में है वो दोबारा लौटेगी पावर में? हमें देखना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपके सामने हम पहले वोट शेयर से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर सीटों में इन वोट्स को कैसे तब्दील किया जाए वो आपके सामने होगा। पहले वोट शेयर से शुरुआत होगी और बस 1 मिनट के बाद आपके सामने हम पहला डेटा, पहला आंकड़ा रख देंगे। शुरुआत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से होगी। बिल्कुल, देखिए शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बस 1 मिनट का और इंतजार है। 1 मिनट बाद ठीक आपके सामने एग्जिट पोल के ये आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और आप देख पाएंगे कि हिमाचल में जनता इस बार रिवाज बदल रही है या राज बदल रही है। ये थोड़ी ही देर बाद स्पष्ट आपके सामने हो जाएगा। बस 1 मिनट का वक्त रह गया है और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि स्क्रीन तेजी से बदलेगी। आपको फिलहाल जो 0-0 नजर आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के आंकड़े आपको नजर आएंगे। जो 0-0 अभी आपको नजर आ रहा है वो थोड़ी ही देर में कितने नंबर्स किसको मिल रहे हैं इसमें तब्दील हो जाएगा। आपको दिखाई देगा कि बीजेपी के सामने कितनी सीटें हो सकती हैं, कांग्रेस के सामने कितनी सीटें हो सकती हैं और थर्ड प्लेयर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो कितना कमाल हिमाचल प्रदेश में कर पाते हैं। ये हम आपको अब से कुछ ही देर बाद यानी कुछ ही मिनट बाद हम आपके सामने रखने वाले हैं। करेक्शन प्राची, कुछ सेकंड बाद, बस कुछ सेकंड बाद ये डेटा होगा। 6:30 बज चुके हैं और बस 20 सेकंड के बाद आपके सामने पहला रुझान हिमाचल प्रदेश का, अपर शिमला का वोट प्रतिशत क्या बताता है। एग्जिट पोल, अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव पहले खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे पास थे लेकिन अब आपके सामने रख पा रहे हैं। तो ये आपके सामने अपर हिमाचल की 34 सीटों का एग्जिट पोल का पहला डेटा आ चुका है। 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में हमें ये हमारा आंकलन है कि मिलेगा। अपर हिमाचल के रीजन में 45% पर कांग्रेस पार्टी रह सकती है। आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र में केवल 2% वोट मिलता हुआ हमें दिखाई देता है और अन्य को 7% वोट मिल सकता है। तो यह आपके सामने है 2022 का एग्जिट पोल हिमाचल प्रदेश का। चुनाव के बाद 46% वोट जो है वो बीजेपी को, 45% कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को केवल 2%। अब देखिए सीट कितनी किसको मिलेंगी ये हम आपके सामने आंकड़ा रख रहे हैं और इस आंकड़े पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें होंगी। अपर हिमाचल की 34 सीटें, बीजेपी 15 से 19 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 14 से 18 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, ये इंडिया टीवी मेट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है। यानी आम आदमी पार्टी यहां पर कोई कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जरूर नजर आती है और इस टक्कर में बीजेपी 1-2 सीट का मार्जिन ले सकती है, ऐसा फिलहाल एग्जिट पोल बताता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 15 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पर कमल खिला सकती है और कांग्रेस 14 से 18 सीटों पर मजबूत कर सकती है अपने हाथ को। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो खाता नहीं खुलेगा, अन्य के खाते में 2 सीटें जरूर जा सकती हैं। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि आधी विधानसभा सीटों का भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2 रीजन में हमने हिमाचल प्रदेश को बांटा है, ऊपरी और निचले इलाके, और सबसे पहले हमने आपको अपर हिमाचल का ये आंकड़ा बताया है। सौरभ, और जो बात हम पहले भी कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव बड़ा क्लोज चुनाव
हुआ इस बार, ऐसा प्रतीत होता है। और वो आपको डेटा में भी दिखाई दे रहा है, वोट शेयर में और साथ साथ सीटों में भी बीजेपी मार्जिनली आपको आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन हिमाचल जैसे प्रदेश में यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, अगर अभी भी आगे दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, भले ही वोट शेयर में केवल 1% का गैप हो। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुधांशु जी, एग्जिट पोल की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश से की है, आप आगे दिखाई दे रहे हैं लेकिन फर्क बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, अभी केवल आधी सीटों की चर्चा हमने की है। देखिए, आपका एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके अनुसार वो नजदीकी दिखा रहा है, परंतु हमारा ये मानना है कि जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश होगा। एक मैं और फैक्टर कहना चाहता हूं, चूंकि हिमाचल बहुत छोटा राज्य होता है, छोटे राज्यों में कई बार हार जीत का मार्जिन बहुत छोटा होता है, या जो क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीट है उसमें यह कहना बहुत मुश्किल हो पाता है कि 1000-2000 वोट के चेंज से भी, जो उत्तराखंड में भी होता था वो परिस्थिति हिमाचल में भी रहती है। आप याद करिए, उत्तराखंड के समय में भी बहुत क्लोज दिखाया जा रहा था, परंतु अंत में हमारे पक्ष में आया था। या मैं एक और बात कहूंगा, अगर स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% का मान लें और वो हमारे खिलाफ चला जाता है तो कांग्रेस आगे दिख रही है, परंतु यदि वह हमारे पक्ष में आता है तो हमारे और कांग्रेस के बीच में भारी अंतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि हमें अंतिम परिणाम तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम आपका जो सर्वे है उसके अनुसार हम ये मानते हैं कि अभी जो हमारी मामूली बढ़त दिख रही है वो निर्णायक बढ़त में तब्दील हो। ठीक है, अतुल जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि पहला आंकड़ा हमने रख दिया है, बहुत क्लोज फाइट यहां पर नजर आ रही है। अतुल जी, ये माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में आप क्लीन स्वीप कर देंगे, अतुल जी के पास जाएंगे, शायद संपर्क उनसे टूटा है, लेकिन तमाम बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लें। लेकिन अब अगला आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं कि स्विंग कितना हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो 15 से 19 सीटें मिलेंगी, -4, यानी कि नुकसान यहां पर बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस गेनिंग सिचुएशन में है, 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, +5 सीटें यहां पर कांग्रेस के साथ हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1, यानी कि -1 सीट यहां पर हो रही है। गेनिंग सिचुएशन में जरूर है यहां पर कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए भी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। अपर हिमाचल की कम से कम अगर हम बात कर लें तो 34 सीटें, और 34 में से 15 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। कांग्रेस 14 से 18 सीटें हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, और अन्य की बात करें तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। और अब कुछ वीआईपी सीटों का जिक्र कर लेते हैं, जो खास सीटें हैं जहां पर स्टार उम्मीदवार हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट से। सिराज की सीट है, यहां से जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी यहीं से लड़ते आए हैं और वो अपने क्षेत्र में चुनाव में बेहतर कर रहे हैं और उनसे आगे हमें वो दिखाई दिए हैं, तो ये सीट वो निकाल सकते हैं। ऐसा इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में हमें अनुमान लग रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जहां तक उनकी अपनी सीट का सवाल है, तो वहां पर उनको बहुत चुनौती जो है वो पेश नहीं आ रही है और अपनी सीट मुख्यमंत्री निकाल सकते हैं। तो ये सिराज सीट का जो आंकलन है वो आपके सामने है हमारे एग्जिट पोल का। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सिराज की सीट से आगे हमें दिखाई देते हैं, अपनी सीट वो निकाल सकते हैं, एग्जिट पोल में हमें ये पता लगा। और इसके अलावा और कई वीआईपी सीट्स हैं, उनकी चर्चा भी आपके सामने होगी। लेकिन एग्जिट पोल का जो है, 2 बातें, बड़ी बातें, कि एक, वोट शेयर में बीजेपी आगे है 1% से, अपर हिमाचल में भी 1 सीट 34 में से ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी से हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को इस रीजन में कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो अपनी सीट पर हमें कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आपने कहा कि जब नतीजे आएंगे 8 को तो ये दिखेगा कि आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ थे, और ये बात आपकी ठीक है कि उत्तराखंड में भी ये माना गया था कि एक बार फिर सरकार पलटेगी जैसा हमेशा होता आया है। अब ये जरूरी नहीं है कि हिमाचल में भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसके पेंशन के मुद्दे, उसके जो रोजगार की गारंटी दी गई है, सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है, वो काम जरूर करेगी। देखिए, वैसे तो चुनाव समाप्त हो गए, अब ये दावे प्रतिदावे और जो इनका विषय यहाँ पर अब कांग्रेस को चर्चा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर करें तो हम बहुत स्पष्ट से कहना चाहते हैं कि भाई कितने राज्यों में आपने पेंशन स्कीम लागू कर दी। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पूछा गया था तो उन्होंने कहा जी हमने नोटिफाई किया, अभी किया नहीं। अच्छा बताइए, इससे पहले पंजाब में रहे इतने लंबे समय, कर दिया।
उससे पहले कर्नाटक में रह कर दिया। 2003 में पेंशन स्कीम में बदलाव हुआ था, जिसका प्रॉपर रेटिफिकेशन मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ। 2004 से 14 कितने राज्यों में कर दिया? केंद्र में भी आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी। इसलिए जनता को यह बात पता है कि यह परिस्थिति के अनुसार केवल वातावरण बनाने के लिए बात कही गई है। उनका जो आचरण है पिछले करीब 15-16 वर्षों का, जब से यह स्कीम में बदलाव आया था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जिस पर भरोसा किया जा सके। अच्छा, चलिए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी की बात इस वक्त नहीं करनी चाहिए, वोट पड़ चुका है तो, लेकिन मैं एक विषय जो दूसरा है वो है आपसे जुड़ा हुआ आपके अपने बागियों का विषय। और गुजरात से ज्यादा बताया जा रहा था कि इसका नुकसान आपको हिमाचल प्रदेश में होगा। बहुत सारे बागी थे जो मैदान में नजर आए थे। उस पर मैं आता हूं आपके पास सुधांशु जी। पहले मैं अगला आंकड़ा रख दूं सामने, फिर मैं आता हूं। हिमाचल प्रदेश की एक और वीआईपी सीट, शिमला ग्रामीण, विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट से। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, वो शिमला ग्रामीण की अपनी सीट पर लीड करेंगे, यह हमारा अनुमान है। और अगली सीट भी आपके सामने रख देते हैं। राजधानी शिमला में किसका परचम लहराएगा? तो बीजेपी यहां से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। संजय सूद जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, वो आगे निकलेंगे, यानी कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराएंगे और शिमला सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली जाएगी। संजय सूद की अगर बात करें तो देखिए, चाय की दुकान चलाते हैं, हिमाचल प्रदेश में चाय वाला के नाम से मशहूर हैं संजय सूद, जो इस सीट को निकाल लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आ रही है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा सकती है। कसुमपट्टी की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी पीछे है। बीजेपी के सुरेश भारद्वाज बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। जयराम ठाकुर सरकार के शहरी विकास और कानून मंत्री हैं, मंत्री जी की साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन वो फिलहाल पीछे नजर आ रही हैं। यानी इस सीट पर बीजेपी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस यहां पर जरूर हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। सुधांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधांशु जी, वो सीटें जो वीआईपी सीटें हैं, जयराम ठाकुर की सीट पर जयराम ठाकुर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं जिन पर कामकाज का पूरा जिम्मा था, जनता के बीच में जब वो जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे हैं। सुरेश भारद्वाज पीछे हैं और कांग्रेस यहां पर उनसे लीड लेती हुई नजर आएगी। देखिए, सुरेश भारद्वाज जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है हिमाचल प्रदेश में। आपके एग्जिट पोल में यदि वो पीछे दिखाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का संकेत है। परंतु उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर कार्य भी किया और शिमला के साथ उनका एक निजी संबंध रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उससे पहले बजाय कोई निष्कर्ष ड्रॉ करने के। अच्छा, इससे पहले जो बात आपसे हो रही थी सुधांशु जी, जो बागियों वाला फैक्टर है वो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है चुनाव में? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में कई लोगों के, कार्यकर्ताओं के मन में चुनाव लड़ने का विचार होता है, और दूसरा थोड़ी सी एक परिस्थिति ये भी होती है जहां पर चुनाव क्षेत्र छोटे होते हैं, वहां पर कई बार प्रत्याशी या जो लोग अपने को प्रत्याशी मानते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास 2-4 हज़ार लोगों का भी समर्थन है, 4-5 हज़ार लोगों का, तो वो एक प्रभावी समर्थन हो जाता है उन जगहों पर। इस कारण से ऐसी परिस्थिति आती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता आपने देखी होगी कि जब भी एक बार निर्णय हो जाता है तो हमारे सारे कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट होकर पार्टी के निर्णय के साथ रहते हैं। अब इसके उपरांत भी यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो पार्टी में आपने देखा होगा कि हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं, पिछले 1980 से नहीं, 1951 से अगर आप देख लें, जिस राजनीतिक दल में आज तक न कभी कोई वर्टिकल डिवीजन हुआ है और न कोई नेता जो छोड़ के गए सब के सब वापस आ गए और कोई छोड़ के जाकर भाजपा से बड़ा भी नहीं बना है। तो भाजपा की, इसका कारण यह है कि भाजपा के विचारधारा, कार्यकर्ता और कैडर का एक इस प्रकार का व्यवस्थित स्वरूप है, जिस कारण से अंततः भाजपा के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता पार्टी के अनुसार ही आचरण करते हैं। जी ठीक। अच्छा, कुछ और सीटों की बात करें, फिर आते हैं दोबारा मेहमानों पर। हिमाचल प्रदेश की एक और सीट है बंजार की सीट। वहां का एग्जिट पोल क्या कहता है आपको हम बता दें। बंजार की सीट पर खीमीराम, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये आगे चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बंजार में कांग्रेस पार्टी लीड कर सकती है, सीनियर लीडर है खीमीराम।
ये हमें आगे दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी, इससे पहले आपने देखा सुरेश भारद्वाज की सीट थी कुसुमपति, वहां से भी कांग्रेस जो है वो बेहतर करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो इनफैक्ट एक किस्म की चुनौती दे रखी है बीजेपी को कि एक भी मंत्री बीजेपी का हिमाचल प्रदेश में नहीं जीतेगा। और अगली वीआईपी सीट भी आपके सामने रख देते हैं। अगर हम बल्ह की बात करें तो यहाँ प्रकाश चौधरी कांग्रेस के, वो भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं, वीरभद्र सिंह सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं और इस बार भी जनता के बीच में उनका जो दबदबा है वो कायम रह सकता है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो फिलहाल इस एग्जिट पोल के मुताबिक इस सीट को निकाल सकते हैं, यानी सीट पर अपना परचम लहरा सकते हैं। अगर हम अगली वीआईपी सीट की बात करें तो ये है दरांग। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस आगे है। कौल सिंह ठाकुर इस सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरांग सीट से 8 बार के विधायक हैं, 76 साल की उम्र है। जनता के बीच में उनका जो दबदबा है या फिर उनका जिस तरीके से यहाँ पर उनका काम है, उस पर शायद जनता मोहर लगाएगी और दरांग भी कांग्रेस के खाते में जा सकता है, ऐसा फिलहाल हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, कौल सिंह ठाकुर पिछला चुनाव हारे थे इसी सीट से, लेकिन इस बार कमबैक कर रहे हैं वो। और आपने देखा कि जैसा एग्जिट पोल बता भी रहा है, अपर हिमाचल की बात कर रहे हैं तो बहुत अंतर दोनों में नहीं है, लेकिन आगे मार्जिनली आपको भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये बीजेपी का अपना असेसमेंट भी है कि चुनाव जो है वो नजदीकी है, लेकिन बीजेपी के पास एज है। कमोबेश वही परिस्थिति अभी तक दिख रही है। हाँ बिल्कुल सौरभ, लेकिन सुधांशु जी जो बता रहे थे कि जैसे पहले उन्होंने बताया कि बहुत कम मार्जिन के साथ क्योंकि सीटों का फैसला होता है, हम सभी जानते हैं। ऐसे में दो बड़े नेता हिमाचल प्रदेश आते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आते हैं, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बावजूद इसके अंतिम समय तक बगावत को कंट्रोल नहीं कर पाना, इसके पीछे वजह क्या थी, ये ज़रूर समझना चाहिए। और आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के साथ फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसके बाद भी नहीं बैठा और उसने इसको लीक भी किया। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है कि ऐसा कैसे कि आपके इतने बड़े नेता वहां पे हों, फिर भी ये स्थिति दर्शक ये सोच रहे कि ये बागी का फैक्टर तो हर पार्टी के सामने होता है, लेकिन क्या इसका नुकसान केवल बीजेपी को हो रहा है हिमाचल में? दो चीज़ें सौरभ, एक तो कि छोटा स्टेट है, कम मार्जिन से सारी चीज़ें होती है। दूसरा, बीजेपी के लिए बगावत कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अंतिम समय तक आप उसे कंट्रोल ना कर पाएं, ये नई चीज़ है जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इसका खमियाजा निश्चित तौर पे उठाना पड़ सकता है और पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की न सिर्फ चिंता है, बल्कि चुनाव के नतीजों के बाद सौरभ आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। वो इम्पैक्ट क्या होगा अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको। सुधांशु जी, इस पर क्या कहेंगे? देवेंद्र कह रहे हैं कि ये स्थिति मैनेज कर ली जानी चाहिए थी आपकी पार्टी के द्वारा, लेकिन ऐसा कब होता है कि आप बागी को इतने बड़े तादाद में आप संतुष्ट ना कर पाए या बैठा ना पाए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं और शॉर्ट समय होता है, कम समय, तो उस समय कई बार जिन लोगों के मन में चुनाव लड़ने का विचार होता है वो नहीं समझ पाते। जहां तक मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी की बात करने की, तो चूंकि वो यहां पर जब महासचिव थे उस दौर में ही वो यहाँ प्रभारी रहे, तो अनेक लोगों से उनका व्यक्तिगत निजी संबंध था। तो वह बात प्रधानमंत्री के रूप में न होकर एक प्रकार से जो पुराने संबंध थे उस जमाने में, जब तक वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उससे पहले के दौर में जो हिमाचल के लोगों से संबंध थे उसके आधार पर हुआ था। हाँ, हम यह बात कह रहे हैं, जैसा देवेंद्र जी ने कहा, कि किसी भी कारण से लोगों का चुनाव लड़ने के लिए चला जाना वो उतनी बड़ी बात नहीं है, परंतु यहाँ हो सकता है समय की कमी रही या जो भी परिस्थितियां रही हो कि वो वापस नहीं आए। परंतु एक बात आप बहुत स्पष्ट देख लीजिए, पूर्व में भी कई राज्यों में इस प्रकार की परिस्थिति हुई है, परंतु अंततः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो मतदाता हैं, उन्होंने अंततः भाजपा के ही पक्ष में मतदान दिया है। और सामान्यतः आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में यदि कभी बगावत हुई भी, बड़े बड़े नेताओं ने भी जो किया, वो उनको भी एहसास हुआ और आखिर में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आए। जो हमारे कई बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री भी रहे, मैं सबके नाम इस समय लेना उचित नहीं है, वो सब भी अंततः पूरा भारतीय जनता पार्टी में ही आए। तो भाजपा में किसी भी कार्यकर्ता का जितना मान सम्मान और स्वाभिमान होता है, वो मेरे विचार से बाहर जाके सबको रियलाइज होता है कि वो नहीं, और अंततः भाजपा में। एक बात जो देवेंद्र जिस ओर इशारा किया, उन्होंने खुलकर नहीं बताया, वो ये कि इस बार आपकी पार्टी बागियों से तो परेशान रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि आपकी पार्टी में इस बार भीतरघात बहुत हुआ है। मैं बागी की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी में मौजूद लोगों की तरफ से भीतरघात बहुत हुआ है। देखिए, जो भीतरघात की बातें हैं, ये किसी भी प्रकार के अनुमान या कल्पना के ऊपर आधारित हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी हमारे कार्यकर्ता चाहे किसी भी दायित्व का वहन कर रहे हों,
हो सकता है टिकट वितरण के समय उनके मन में किसी प्रकार का भाव आए, परंतु वह तात्कालिक होता है। यानी और उस समय के बाद मैं नहीं मानता कि कोई पार्टी में रहकर किसी भी प्रकार से पार्टी के इंटरेस्ट के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, सुधांशु जी लौटेंगे, की बात हो रही है। लौटेंगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देवेंद्र, पहले जरा और सीटें हैं वो भी दर्शकों के सामने रख दें, क्योंकि एक एक सीट पर दर्शकों की भी नजर है और हम भी लगातार तमाम आंकड़े बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की एक और वीआईपी सीट है हरोली। हरोली की अगर बात करें तो इसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है जल्दी से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये तमाम वीआईपी सीट जहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के ये पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रतिभा सिंह के साथ ये भी सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन ये अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे, ये हमारा एग्जिट पोल बताता हुआ नजर आ रहा है। एक और वीआईपी सीट पर क्या कहता है एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। ये है सुलह सीट। विपिन परमार बीजेपी के यहां से आगे चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। अपनी सीट यहां पर अगर इसकी बात करें तो इस सीट को वो बचा लेंगे, यानी इस सीट पर जीत हासिल कर लेंगे विपिन परमार, ये फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है। फतेहपुर सीट भी आपके सामने रख देते हैं, ये भी वीआईपी सीट हिमाचल की। बीजेपी यहां पर पीछे है। राकेश पठानिया की बात करें तो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कांग्रेस यहां पर लीड ले रही है। वन मंत्री राकेश पठानिया के खिलाफ कांग्रेस ने सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी सिंह पठानिया को मैदान में उतारा है और उसका इंपैक्ट पड़ रहा है इस सीट पर, और यही वजह है कि अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं राकेश पठानिया। देखिए, ये एक सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी पिक्चर में आती है। राजन सुशांत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में, उनकी वजह से ये सीट जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ जा रही है। इस पर एक रिएक्शन मिश्रा जी का जानना चाहते हैं। देखिए, अभी तक आप वोट और सीट पे कहीं दिखाई नहीं दिए, यहां भी इतना जरूर दिख रहा है कि आपने आप एक फैक्टर बने उस सीट पर, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं बहुत बड़ी कहानी नहीं दिखाई दे रही आम आदमी पार्टी की। मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के अंदर इस हालत में कर दिया कि पूरे देश में आम आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा आपको। आप देखिए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी को निकाला जा सकता है। नहीं, आम आदमी को मैंने बोला हटाया नहीं जा सकता, आप हटा नहीं सकते, उसे दबा सकते हैं, जो इन्होंने दबाने का प्रयास किया है। और आप इसका एनालिसिस कीजिएगा, बीजेपी कांग्रेस, देखो देखो केजरीवाल घुस जाएगा, देखो देखो केजरीवाल आ रहा है, देखो देखो आ गया तो मेरे लिए मुश्किल है। अब ये दोनों लोग यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये दोनों आपस में लड़ तो रहे हैं, लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में, और मैं चाहूँगा सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिएगा कि ये जो आम जनता, महंगाई, बेरोजगारी, जो इनकी शिक्षा की हालत कर दी है, जो गुजरात मॉडल ये लेकर के देश में आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जरा उनसे पूछिए गुजरात कहाँ पे है। कीजिए अपनी पार्टी और बात। मैं अपनी बात। अरे आप दिल्ली मॉडल लेके गए थे ना हिमाचल, लेके गए, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? फिर आने दीजिए। आपने 32 के दिल्ली के पहले एग्जिट पोल में देखिए आम आदमी को कहाँ रखा था आपने। ठीक है, आप पंजाब में कहाँ रखे थे आप देखिए। चलिए आप बता दीजिए हिमाचल में आप कितना अच्छा करेंगे, गुजरात, फिर हम 8 तारीख को बात करेंगे। एमसीडी हम 8 तारीख को फिर बात करेंगे। आप बताइए हिमाचल में कितना अच्छा करेंगे। हम करेंगे ना। हम देखिए, हमने पहले कहा था चुनाव हम नहीं लड़ते, आम जनता लड़ती है। इन लोगों ने जो अत्याचार किया है उससे, ठीक है, इनके भ्रष्टाचार से आम आदमी के पक्ष में केजरीवाल कोई वोट नहीं जादू करते। अच्छा ठीक, आम जनता करती है। चलिए मनोज जी, आप जरा लोअर हिमाचल भी दिखा दें, फिर आपके पास। नहीं, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी का इन्होंने उदाहरण दिया है कि आपको पंजाब नहीं दिखा, आपको कहीं नहीं दिखा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे थे समाजवादी पार्टी मिलकर, वोट परसेंटेज कितना आया था? सारे मीडिया को इन्होंने गाली दिया। खुलकर ये बताया कि वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कितना है। आप उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे थे, आपको वहां पर क्या स्थिति हुई? आप गोवा में गए थे, आपकी वहां क्या स्थिति हुई? मॉडल तो हर आप दिल्ली का ही लेकर गए थे, वहां पे बीजेपी से आपने हारा या किस पार्टी से हारा उसमें बात नहीं है। आप किसी पे आरोप लगा सकते हैं, कर सकते, लेकिन इनको बताना चाहिए कि सबसे पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश में इनको पॉइंट में मिला है, वोट पॉइंट में मिला है, जहां पे संजय सिंह के सबसे बड़े नेता हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी के साथ 100 सीट पर लड़ रहे थे और 90 सीट जीत कर आ रहे थे और उनके साथ सरकार बना रहे थे, और वोट परसेंटेज में आ रहा। तो आरोप लगा देना और ये कर देना, जहां हम नहीं जीतते वहां जनता बहुत दबी हुई है, इसलिए हम नहीं जीते। ना तो आपके। अच्छा ठीक, मिश्रा जी मैं आता हूं, जरा पूरा हिमाचल की तस्वीर सामने रख दें। हमने अपर हिमाचल की बात की थी, आधी सीटें 34 सीटें, अब लोअर हिमाचल की 34 सीटों की बात कर रहे हैं आपके सामने। वोट प्रतिशत आएगा आपके सामने लोअर हिमाचल का
बीजेपी लोअर हिमाचल में 48% वोट हासिल कर सकती है, 42% वोट कांग्रेस को मिल सकता है और 2% वोट ही हमने अपर हिमाचल में आम आदमी पार्टी का दिखाया था आपको। लोअर हिमाचल में भी 2% वोट मिलता हुआ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिखाई दे रहा है, अन्य को 8% वोट मिल सकता है। तो वोट शेयर में बीजेपी का यहां अच्छा गैप आपको दिखाई दे रहा है। अपर हिमाचल के अंदर बीजेपी कांग्रेस में केवल 1% वोट का फर्क था या 6% वोट का फर्क है। अब इसका सीटों पर अंतर भी आपको उतना ही दिखाई देगा। आप देखिए लोअर हिमाचल की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 18 से 22 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 11 से 15 पर जाकर के रुक सकती है, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही हिमाचल में हमारे मुताबिक और अन्य को 1 सीट जा सकती है लोअर हिमाचल के अंदर। और इसी के साथ पूरे प्रदेश की तस्वीर जो है वो आपके सामने अब आ चुकी है। स्विंग की बात भी कर लें एक बार, लोअर हिमाचल में किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हुआ है। ये स्विंग हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो फाइनल तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की वो आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी 35 से 40 सीटें यहां पर जीत सकती है, कांग्रेस पीछे हो गई है, 26 से 31 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का, और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो अब तक समझा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है, चूंकि हिमाचल प्रदेश का रिवाज रहा है क्योंकि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन इस बार ये रिवाज टूटता हुआ दिख रहा है, जैसा कि उत्तराखंड में देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो रही है। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से रिपीट कर रही है, रिपीट कर सकती है, यानी 5 साल बाद जो एक रिवाज हिमाचल प्रदेश का था सरकारें बदलने का, वो रिवाज टूट रहा है और बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तमाम स्थानीय मुद्दों के बीच, तमाम परेशानियों के बीच, मुश्किलों के बीच कांग्रेस बीजेपी को हराने में फिलहाल नाकामयाब नजर आ रही है। और इसमें आप देखिए 35 सीटें ही चाहिए, ये हाफ वे मार्क है, मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी यहां से शुरुआत कर सकती है, ये हमारा अनुमान है। 40 सीटों तक वो जा सकती है। सीटें 7 कम जरूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि बीजेपी हिमाचल में सरकार रिपीट करने के करीब हमें दिखाई दे रही है। और सुधांशु जी कह रहे थे कि नतीजे आएंगे तो इससे बेहतर ही होंगे। सुधांशु जी, अभी भी आप क्लियर मेजोरिटी की तरफ कम से कम हमारे सर्वे में तो नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि किसी भी सैंपल सर्वे में कि स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% का होता है, और छोटे राज्यों में उसको अगर प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा भी मान लें तो यदि आपके सर्वे में अब यदि पूरी पिक्चर के बाद, मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर वो हमारे खिलाफ जाता है पूरा, तो हम और कांग्रेस बराबर है, और अगर हमारे पक्ष में जाता तो हम पिछली बार के बराबर सीटें पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए एक और बात भी है कि जब आज से 2-3 महीने पहले चुनावों का वातावरण बनना शुरू हुआ था, तब इस प्रकार की एक बात होती थी कि जैसे कांग्रेस लौट के आएगी ही, और बहुत सारे सर्वेक्षणों में भी कांग्रेस को आगे दिखाया था। यदि इस समय कांग्रेस पीछे जाते जाते अब भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है, तो मैं मानता हूं कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ये जब फाइनल नतीजों में तब्दील होगा तो ये बहुत डिसाइसिव मेजॉरिटी होगी, और हम पिछली बार की जो फिगर थी उसके नजदीक पहुंचने में सफल होंगे। अब जरा, क्योंकि अब थोड़े 4-5 मिनट के बाद हम सीधे गुजरात की बात करना शुरू करेंगे, उससे पहले रोहन, आपका असेसमेंट, आप मानते हैं ये ओपिनियन पोल आपके भी अनुमान के करीब है? बिल्कुल सौरभ, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार चलाई है 5 साल बतौर, वो एक कॉन्फिडेंट सरकार थी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लास्ट के 2 सालों में भले ही प्रोजेक्ट लॉन्च करे हो कोविड के बाद, वो एक दर्शाता था कि कॉन्फिडेंस जो है वो प्रधानमंत्री पे उतना ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना शुरू का जो कार्यकाल है भाजपा में वो हिमाचल प्रदेश में भी बताया है। और मुझे याद है, मैं जब जयराम ठाकुर से काफ़ी बारी मिला चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान, तो उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे दोनों में बरकरार रखा। आप देखिए कि योजनाएं भी जो हैं, चाहे वो अटल बिहारी के नाम पे टनल हो या स्कूल यूनिफॉर्म योजना हो, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रही हैं। तो जो एक मैजिक है, कॉम्बिनेशन है, वो भाजपा को फ़ायदा ज़रूर रहा है। वीरभद्र सिंह की डेथ होने के बाद में विक्रमादित्य उतना उभर के नहीं आ पाए जितना कि आना चाहिए थे। हालांकि 2021 में 4 जो बायपॉल्स हुए वो कांग्रेस ज़रूर जीती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके आंकड़े आ रहे हैं 35 से 40, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रिबेल कैंडिडेट्स खड़े हो गए। 15-20, अगर वो रिबेल्स ना होते, बागी ना होते, तो भाजपा कंफर्टेबल होती। बिल्कुल कंफर्टेबल होती। वही जो रिबेल कैंडिडेट्स है वहीं पे नुकसान कर रही है कांग्रेस। संजीव जी, आप पहले से कह रहे थे कि बीजेपी हिमाचल में ठीक ठाक कर सकती है। देखिए, ये अगर ये एग्जिट पोल सही है और
मेरे अंदाजे के आसपास है कि क्लोज कंटेस्ट को बीजेपी कन्वर्ट कर सकती है अपने पक्ष में। तो अगेन इसका पूरा क्रेडिट मैं बीजेपी की एक कोऑर्डिनेटेड इलेक्शन मशीनरी को दूंगा, क्योंकि उनमें ये जज्बा है कि कैसे हारी हुई बाजी में भी लगे रहो और बिल्कुल निश्चित था। मतलब ये हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन कुछ महीने पहले तक नो ब्रेनर माना जा रहा था कि यहाँ तो कांग्रेस को आना ही आना है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है, आप खुद भीतरघात की बातें कर रहे हैं, वो आखिर तक चलता रहा, इतने बागी कैंडिडेट्स, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का लौट के आना, अगर ये एग्जिट पोल सही है और अगर कम मार्जिन से कांग्रेस जीतती तो वो भी हार के बराबर ही हो जाता, 15-20 दिन महीने भर में बीजेपी की सरकार बनी जाती, कांग्रेस के लोग इधर आ जाते थोड़े दिनों में। तो ये तो एक ट्रेंड चल ही रहा है। हाँ, ये तो आपने वो बात कह दी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी सरकार भाजपा बना लेती है। देखिए, इसमें बात कहने की बात नहीं है, ये तो दिख रहा है ना, हम उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि भाई आप जीत के ही आ जाओ तो मतलब जीत के आती हुई दिख रही है बीजेपी। और फुल क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी की इलेक्शन जीतने की, जो किसी भी कीमत पे उनका टेम्परमेंट है कि नेवर गिव अप, नेवर से डाई। और कांग्रेस तमाम ग्राउंड पे जनाधार होते हुए भी एक, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कहीं पार्टी अब लैक कर रही है, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के भरोसे आप यहीं तक पहुंच सकते हो। अरे चलें, अब हमने हिमाचल की बात की है, वक्त हो गया आपके सामने अब गुजरात का ओपिनियन पोल, माफ कीजिएगा एग्जिट पोल रखने का। गुजरात में आज ही दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है। गुजरात का चुनाव क्या नजदीकी चुनाव है? आम आदमी पार्टी के आने के बाद क्या ये चुनाव किसी एक पार्टी के लिए बहुत आसान बन गया, जैसा कुछ लोगों का कहना है? कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 2017 में बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर दी थी, ना को चने चबा दिए थे, क्या वो इस बार उतना क्लोज इलेक्शन लड़ पा रही है? ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। हम अब गुजरात का एग्जिट पोल का नतीजा आपके सामने रखने जा रहे हैं। कलीमुल हफीज साहब AIMIM से हमारे साथ जुड़े हुए। कलीमुल साहब स्वागत है। मैंने कहा गुजरात आ जाए एक बार, फिर मैं आपका नाम लूंगा। तो आइए अब गुजरात की बात करेंगे। VIP सीट से शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। वो नाम गुजरात के जो अब हर घर में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। पहले वीरमगाम की सीट, हार्दिक पटेल। गुजरात पे हार्दिक पटेल का क्या होगा? हार्दिक पटेल अपनी वीरमगाम की सीट निकाल सकते हैं, अपनी सीट पर कंफर्टेबल हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ छप रहा है उनके खिलाफ, ये कहा जा रहा है कि वहाँ बीजेपी का काडर जो है उनके लिए उस तरीके से नहीं लगा, क्योंकि इतने वर्षों तक वो बीजेपी को कोसते रहे। और दूसरी ओर उनका जो अपने लोग हैं वो भी ये इस बात से जो है नाराज हैं कि आप बीजेपी में क्यों चले गए। जो भी हो, लेकिन वीरमगाम में हमें वो आगे नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के कभी कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने बीजेपी को न जाने क्या क्या सुनाया है। आज बीजेपी में हैं, वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे भी पढ़ते हैं और अपनी सीट पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो वीरमगाम में हार्दिक पटेल जीत सकते हैं। ये एक बड़ी खबर होगी गुजरात चुनाव की। और इस आपको बता दें, हम वीरमगाम से हार्दिक पटेल की सीट की बात कर रहे हैं। वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये एग्जिट पोल का नतीजा है आपकी सीट को लेकर के, और ऐसा लग रहा है अपनी सीट पर आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अभी आपकी पूरी पार्टी के लिए क्या एग्जिट पोल कहता है हमने नहीं दिखाया है कि 27 साल बाद भी गुजरात में एक बार फिर कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भरोसा ही दिखा रहा है कि इस बार के सेकंड फेज के चुनाव में बड़े मात्रा में मतदाताओं ने अपना भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन और गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल का शासन निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को प्रभावित किया है, और इसी कारण एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सेकंड फेज के इस चुनाव में कहीं ना कहीं हर जगह वो उत्साह था, गाँवों में वो उत्साह था, शहरों में वो उत्साह था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर शासन में लाना है, और इसी कारण जो 25 साल का जो भरोसा है वो और ज़्यादा हुआ है। अच्छा हार्दिक, मैं आपके पास लौटता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि बाकी और कई मेहमान जो है वो हैं हमारे साथ, और हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला जी भी हैं, मनोज जी के साथी वेटराइज के, वो गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज किसी परिस्थितिवश वो यहाँ हमारे इस इलेक्शन स्टेडियम में नहीं है, वरना यहाँ से सीधे बात कर रहे होते। देवेंद्र जी, हार्दिक पटेल साहब लाइन पर हैं, उनकी सीट को लेकर के बातें की जा रही थी कि भाई बड़ी नाराजगी है इनके खिलाफ कि इन्होंने इतनी बड़ी पलटी मार ली, क्या कुछ नहीं कहा था बीजेपी के लिए 2017 और उससे पहले, और बीजेपी में आ गए, लेकिन बेहतर परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं।
सौरभ जी, हार्दिक की जो सीट है विरमगाम, वो लास्ट जो 2 इलेक्शन में थे उसमें लगातार वो कांग्रेस के खाते में गई थी। एक उपचुनाव जो हुआ था जिसमें कि बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट ने जो है पाला बदल के वो बीजेपी में गई थी। फिर जब वो इलेक्शन खड़ी हुई तो उस सीट पे जो है उनको हार मिली। विरमगाम की जो सीट है, अगर पर्टिकुलरली आप ओपिनियन के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि फाइनल वोटर टर्नआउट देखने के बाद ही एग्जैक्टली ये कह पाना संभव होगा कि हार्दिक किस तरीके की जीत दर्ज करेंगे या कितना उनको जो है क्रेडिट दिया जाना चाहिए अपनी सीट को सेव करने का। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि विरमगाम की सीट जो है वो अभी भी एक बहुत ही टफ फाइट वाली सीट है और लास्ट टाइम का जो वोटर टर्नआउट था वो हार्दिक बेहतर बता पाएंगे कि वहां पे वोटर टर्नआउट क्या था। अभी जो मैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख पा रहा हूं उसमें 61% के आसपास आ रहा है। अगर इस सीट पे जो है वोटर टर्नआउट कुछ गिर के आता है तो हार्दिक को संभवतः मुश्किल हो सकती है। ठीक है देवेंद्र जी, आते हैं आपके पास दोबारा। अब अगली बड़ी सीट की ओर हम चल रहे हैं, ये है भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, उनकी सीट घाटलोडिया की सीट। ये अहमदाबाद रीजन में आती है, यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। इससे पहले आनंदीबेन पटेल वहां से चुनाव लड़ती रही हैं और वो अपनी सीट पर कंफर्टेबल है। माना भी जा रहा था कि उन्हें कोई दिक्कत इस सीट पर नहीं होगी और ऐसा ही हमें अपने इस एग्जिट पोल में दिखाई भी दे रहा है। घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपना चुनाव जीत सकते हैं, ये हमारे एग्जिट पोल का अनुमान है। अहमदाबाद रीजन वैसे भी बीजेपी के लिए बहुत मुफीद रहा है, पहले से उनका बेस्टियन माना जाता है, गढ़ माना जाता है और वहां पर यह सीट जो है काफी सेफ सीट है। भूपेंद्र पटेल को अपने इस चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा एग्जिट पोल बता रहा। तो एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, भूपेंद्र पटेल गुजरात से अपना चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं घाटलोडिया से। देवेंद्र या निश्चित तौर पर इस सीट में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। भूपेंद्र पटेल ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोगों के काम बहुत ज़्यादा करते हैं, सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, मीडिया को छोड़ के। मीडिया में कभी मीडिया की चौकाचौंध में आप उनको नहीं देखेंगे, लेकिन इसके अलावा लोगों के बीच उनका संपर्क बहुत बेहतर है और उस लिहाज से बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री इस बार भी होगी। एक दूसरी चीज़ सौरभ जो कि जिस पर हम लोग आगे बढ़ गए, जैसा कि देवेंद्र जी बता रहे थे, वाकई हार्दिक पटेल की सीट टफ थी, इसमें कोई दोहरा नहीं। टफ है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं। दो चीज़ें मैं आपको इसमें दिलचस्प बताऊँ। हार्दिक पटेल के लिए वो सीट उनके लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थी। वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनको विरमगाम से चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने पार्टी के सामने ये कहा था कि हमें एक सेफ सीट दे दी जाए और तर्क ये दिया था कि क्योंकि मुझे सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा आप घुमा सकते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे सेफ सीट दी जाए। तब पार्टी की तरफ से उनको कहा गया कि सौराष्ट्र में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले विरमगाम पे कंसंट्रेट करें। दूसरी चीज़ कि उनको जिताने के लिए व्यक्तिगत तौर पर खुद अमित शाह को बहुत मेहनत करनी पड़ी है विरमगाम को संभालने के लिए। ये दो चीज़ें हैं जो कि देवेंद्र जी जैसा बता रहे हैं उससे एकदम मेल खाती हुई चीज़। उनको लग रहा था कि सीट टफ है, वो आसान सीट चाहते थे। बिल्कुल आसान सीट चाहते थे और उन्होंने विरमगाम के बारे में बार बार मना भी किया था और तर्क ये दिया था कि अगर आप मुझे दूसरी सीट दे देंगे तो मैं सौराष्ट्र में घूम पाऊंगा ज़्यादा। मुश्किल तो है। आप ये देखिए ना, आप तो जिता रहे हैं उन्हें ओपिनियन अपने एग्जिट पोल में और उसके बावजूद उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में कुछ जीती हो जैसी बात नहीं थी। मतलब थोड़े से मायूसी थी। अब उसके कारण चाहे जीतना या कल तक जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट था वो आज एमएलए जीत पे कितना उत्साहित हो, तो एक जो ओवरऑल उनके पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बने। ये सवाल अगर उनके सामने आज 5 बजे से पहले रखा गया होता तो आपको बहुत उत्साहित नजर आते। लेकिन क्योंकि मतदान हो गया है तो कोई भी नेता मीडिया के सामने बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता कि बाद में फिर वापस लेनी पड़े। एक्चुअली सौरभ, आपके रिपोर्टर ने उनसे 5 बजे से पहले बात की थी। मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास शायद जी, तो मुझे तब भी इतने उत्साहित नहीं नजर आ रहे थे। सॉरी। तो चलिए अगली वीआईपी सीट की बात कर लेते हैं। ये वो सीट जिसे भी सेफ सीट माना जा रहा था, ये है मजूरा सीट सूरत की, जहां से हर्ष संघवी जो कि इस वक्त गृह मंत्री हैं गुजरात के, वो चुनावी मैदान में हैं और वो आगे हैं, यानी वो इस सीट को जीतेंगे। गुजरात के जूनियर होम मिनिस्टर, लेकिन बड़ा सियासी कद, मजूरा सीट पर बिजनेस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं और हर्ष संघवी का ये जो उनका जो कद है वो इतना बड़ा है गुजरात में कि ये सीट वो जीत लेंगे, ऐसा समझा भी जा रहा था और एग्जिट पोल यही बताता हुआ नजर आ रहा है। खुद हर्ष संघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कितना होगा जीत का मार्जिन हर्ष संघवी की इस सीट पर, यह जरूर देखने वाली बात होगी। अगली अगर वीआईपी सीट की बात करें तो वडगाम सीट है जो कि चुनौती भरी सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और एग्जिट पोल भी यही बता रहा है। जिग्नेश मेवाड़ी जो कि निर्दलीय सीट से जीते थे 2017 में, वो इस बार कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो इस सीट को निकालने
लेंगे, यानी ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वडगाम दलित समुदाय के लिए सुरक्षित सीट है। 17 में जिग्नेश मेवाड़ी यहां से जीते थे निर्दलीय कांग्रेस का, हालांकि उन्हें बाहर से सपोर्ट मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में है और ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी, ये जरूर फिलहाल एग्जिट पोल बताता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, जिग्नेश मेवानी के साथ जितने दो और यंग टर्क्स जिनको कहा गया था 2017 में, हार्दिक पटेल तो है हमारे साथ, वो छोड़कर चले गए कांग्रेस से बीजेपी में। इसके अलावा अल्पेश ठाकुर वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। जिग्नेश मेवानी ये उनका ये स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट, कि मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। विजय जी हमारे साथ हैं, विजय पटेल साहब। विजय, आपके सामने अभी हार्दिक की सीट की बात हुई है और अब जिग्नेश मेवानी कांग्रेस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और हार्दिक की सीट टफ मानी जा रही थी, लेकिन लग रहा है कि वो अपनी सीट मैनेज कर लेंगे। आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, जिग्नेश मेवानी की जो सीट है ना, वो जातिवाद के फैक्टर पे काफ़ी हावी है। वहाँ पे दलित और मुस्लिम का जो एक मिक्स है, वो उसकी वजह से वहाँ पे जीतते आए हैं। पिछली बार भी वो जीते थे तो कांग्रेस नहीं लड़ी थी वहाँ पे, उसकी वजह से वो जीते थे। बाकी जो मुस्लिम वहाँ पे माना जाता है वो कांग्रेस का वोटर माना जाता है बेसिकली, तो पिछली बार भी वो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जीते थे वहाँ। नहीं, मुसलमान वोटर तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, उनको नहीं बीजेपी को मिलेगा, लेकिन दलित वोट क्यों नहीं बीजेपी को मिलेगा? वो एक वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं जिग्नेश मेवानी का पिछले कई सालों से, तो उनका वहाँ पे कॉन्टेक्ट है दलित जो कम्युनिटी है उनके साथ, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो उनको वोट करता है वहाँ पे। मतलब अपनी सीट पर पॉपुलर हैं आप? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जिग्नेश मेवानी अपनी सीट निकाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। हार्दिक पटेल भी अपनी सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। हालांकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि वो सीट उतनी आसान सरल उनके लिए नहीं रही है। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब भी हैं। कलीम साहब, हालांकि जिन सीटों का जिक्र हमने किया, इसमें आपकी पार्टी तो नहीं लड़ रही है? नहीं लड़ रही। किस पर? इनको मुकाबला हमारी AIMIM की परमार, जिग्नेश मेवानी वाली सीट। जिग्नेश मेवानी पर आपकी वहां लड़ रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, हमारी एक मोहतरमा है, वो लड़ रही हैं और अच्छी फाइट दे रही हैं, और हमारा तो लड़ना ही काफ़ी है लोगों के लिए, वो जिक्र भी है और डर भी है। और आपने फिल्मी बात कह दी, नाम ही काफ़ी है। जी हाँ बात फिल्मी नहीं है, बात तो ये जमहूरी है, क्योंकि जिस समुदाय का इस्तेसाल किया जाए, शोषण किया जाए, जब वो समुदाय खड़ा होता है तो जो पार्टियां उस समुदाय का इस्तेसाल करती हैं उनको डर तो लगता है। तो बात ये फिल्मी नहीं है, प्योर लोकतांत्रिक है। और ये देखिए, सिर्फ 13 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जिक्र है। डरने वाली बात कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है आप तो बीजेपी को ही वहां पर जिताने पहुंचे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही वोट लेकर, और ना तो वो बीजेपी को हरा पाई और ना इस समुदाय के जो हित थे उनकी रक्षा कर पाई। तो ज्यादा तकलीफ तो कांग्रेस को ही है, और बीजेपी को इसलिए है क्योंकि बीजेपी को इतना ओपनली जो उनकी कमियां उनकी शक्ल पे या उनकी आंखों में आंखें डाल करके और कोई बता नहीं सकता। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ AIMI में ही इतनी हिम्मत है कि वो बात कहती है और फिर देश उसको सुनता भी है और जानता। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, उनके पास भी चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी हम VIP सीटों की बात कर रहे हैं एग्जिट पोल में, लेकिन मैं देख रही हूँ वो सीटें जो आपके लिए मुश्किल थी 2017 में, इस बार भी उन सीटों पर आप मुश्किल में हैं। वडगाम की बात कर लें तो ये सीट हमेशा आपके लिए मुश्किल सीटों में से एक रही है, क्योंकि 2 बार आप इस सीट पर सिर्फ चुनाव जीत पाए हैं। इस बार भी जिग्नेश मेवाड़ी टक्कर दे रहे हैं और आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत होना सुनिश्चित है। देखिए, 182 में से भारतीय जनता पार्टी जितने रिकॉर्ड अब तक जो है चुनाव में रहे हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी, मत प्रतिशत के मामले में भी, सीटों की संख्या के मामले में भी। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी केमिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर नहीं है, ऐसी सीटों पर संघर्ष निश्चित तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें जीतने में सफल होगी। 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 3/4 तो बहुत सीटें हो जाएंगी। आपने कहा सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, 149 सीट का रिकॉर्ड है गुजरात के अंदर, आप कह रहे हैं 150 पार होगी भाजपा। निश्चित समझें आप, भारतीय जनता पार्टी सारे मैचों की सीटों का नंबर देना जो है, अभी एग्जिट पोल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जिट पोल आ रहा है, लेकिन सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे, मत प्रतिशत के मामले में भी, सीटों की संख्या के मामले में भी, यह तय है। अच्छा ठीक, अभी हमने क्योंकि VIP सीटों की जिक्र किया तो इसीलिए
वो अभी कोई भविष्यवाणी और बड़ी करने से कतरा रहे हैं। जब सीटें आ जाएंगी, हम सारी सीटें आपके सामने एग्जिट पोल की रखेंगे, तब और इस पर बेहतर बात हो पाएगी। लेकिन चूंकि अभी दो लोग जिनकी जिक्र हुआ, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, ये वो दो लोग थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर दिया था अल्पेश ठाकुर के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ 2017 में। इस बार माना जा रहा है कि ऐसी कोई परिस्थितियां वहां भाजपा के सामने नहीं है। कोई ऐसा पॉपुलर डिस्कंटेंट एक पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो 17 में देखने को मिला था, वो इस बार ना होने की वजह से बीजेपी के लिए सरल होना चाहिए ये चुनाव, ये मानकर चला जा रहा है। मनोज जी, आपके नजरिए में ये बात सही है? हार्दिक पटेल और बाकी दोनों लोग इस बार नहीं है पिक्चर में, जिग्नेश तो हैं, बाकी दो नहीं है। मुझे लग रहा है कि हार्दिक यदि कांग्रेस में नहीं है तो ज्यादा फायदा पहुंचा गए हैं कांग्रेस को। अब इस बात को मैं इसलिए प्रमाणित करता हूं कि 2017 के चुनाव देख लीजिए, यदि कांग्रेस पिछड़ी वहां पे तो अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक के कारण ही पिछली। चूंकि इन लोगों ने जो माहौल बनाया था वहां पे, वो पूरी तरह से वहां पे जो शांति प्रिय बिजनेसमैन थे उनको डराने का माहौल बना दिया था। और यही कारण था कि सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद, तीनों शहर का बताइए जहां पे बीजेपी का गढ़ है, जहां से कहा जाता है कि ये 3 शहरों से ही बीजेपी आधे से अधिक सीटें जीत कर ला जाती है, और वो बैक कर गए थे। सूरत की 4 सीटें ऐसी थी जहां पर ये यदि इस तरीके से हथियार लेकर प्रदर्शन नहीं किए गए होते चुनाव के बीच में, तो व्यापारी डरा नहीं होता, वहां काम करने वाले डरे नहीं होते। और वो ऐसी सीट थी सूरत और बड़ोदरा की जहां पे प्रवासी भारतीय हैं, जो उत्तर प्रदेश या पूर्वांचली लोग वोटर हैं और वहां पे रहते हैं, और वो शांति प्रिय हैं और वो चाहते हैं कि मुझे किसी तरीके से यहाँ रोजगार और नौकरी करने जाने। और ये बता दें कि पूरे गुजरात में यदि सबसे बड़ा बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर कोई है तो वो प्रवासी ही है, जो पूर्वांचली कहे जाते हैं। और ये 25 लाख के करीब तादाद में है जो वहां पे वोटर के रूप में गुजरात में स्थिर हैं। आप अहमदाबाद में भी देखिए, एक होता क्या है कि 25,000, 10,000, 20,000 ये प्रवासी वोटर हैं, ये पूरी तरह से वोट देने वाले हैं। जिस तरीके से गुजराती कम्युनिटी में देखिएगा, वो बहुत उत्साहित होकर लाइन लगाकर वोट नहीं देते हैं, लेकिन जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको देखिएगा कि चुनाव में बहुत ज्यादा उत्साह दिखता है और वोट देना वो पसंद करते हैं। इन लोगों को लगा कि जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी है, चाहे दूसरे स्टेट में जो स्थिति बनी है पूर्वांचलियों को लेकर, वो माहौल उनको सूरत गुजरात में न मिले, और यही कारण है कि वो बीजेपी को पसंद करते हैं। और जहां तक हार्दिक की बात है, आज के डेट में हार्दिक वहां है परेशानी में, इसमें दो मत नहीं है। आप जिससे भी पूछेंगे, ऐसे वहां पे एक गृह मंत्री अमित शाह जी ने काफी अच्छा माहौल बनाया है, उसका फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। विस्तार से पूरे गुजरात पर बात करेंगे, क्योंकि अभी एक और सीट का, तमाम वीआईपी सीटों का आंकड़ा आपके सामने रखना बाकी है। गुजरात में क्या फाइनल तस्वीर निकल कर आएगी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, अर्जुन मोढवाडिया जो कि पोरबंदर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। एग्जिट पोल लगातार जारी है। हमने हिमाचल की बात की और अब गुजरात की हम बात कर रहे हैं, और एक वीआईपी सीट का हम क्या अनुमान है वो आपके सामने रख रहे हैं। ऐसी एक और वीआईपी सीट है पोरबंदर, जिसके बारे में आपको बता दें, यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस से अर्जुन मोढवाडिया चुनावी मैदान में है और उन्हें बीजेपी के बाबू भाई से कड़ी टक्कर मिल रही है। यानी कौन यहां से जीतेगा ये कहा नहीं जा सकता है। दोनों बीच में यहां पर कांटे की टक्कर है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ सीआर पाटिल साहब जुड़ गए। सीआर पाटिल गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है इस बार, और चुनाव अब खत्म हो चुका है। पाटिल साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। एग्जिट पोल के हमने पूरे आंकड़े भी नहीं दिखाए हैं, कुछ सीटों की बात जरूर कर रहे हैं। आपसे अहमदाबाद में बात हुई थी तो आपने कहा था हम तो 182 की 182 पर आगे चलेंगे। अब चुनाव खत्म होने के बाद क्या प्रैक्टिकल असेसमेंट है आपका? देखो, गुजरात विधानसभा का इलेक्शन का आज वोटिंग पूर्ण हुआ है और उसका काउंटिंग 8 तारीख को है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से यहाँ पर प्रचार और प्रसार किया, जिस तरह से लोगों को उनके अंदर विश्वास है, उनके पास जो अपेक्षा है वो पूर्ण करने की वो ताकत भी रखते हैं, तो गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की सुरक्षितता रखने के लिए, गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के महिलाओं के लिए जिस तरह से वो काम करते हैं, योजना बनाते हैं, उनका फायदा वहां तक नीचे पहुंचाने का सफल प्रयत्न करते हैं। उसी लिए इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम इस बार हमारा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं।
गुजरात के सभी मतदाता भाई बहनों ने और कार्यकर्ताओं ने उनकी ये बात को पकड़ ली है और पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिए मतदाता भाई बहनों ने जो मदद की है, इसके लिए हम इस बार रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड सीटें मिलेगी, रिकॉर्ड लीड्स के साथ हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और हमारा जो टोटल वोट शेयर है वो भी हमारा एक रिकॉर्ड होगा। पाटिल साहब, प्रधानमंत्री का जैसा आपने जिक्र किया, कल ही वो आ गए थे अहमदाबाद और कल उन्होंने एक मीटिंग भी ली, इसमें आप भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर बहुत कुछ निर्भर करता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का। आपके स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, वो बात अलग है, लेकिन गुजरात में उनका क्रेज और अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल अलग ही है पूरे देश से। पाटिल साहब, अच्छा, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सीआर पाटिल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनका कहना है सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार, वोट परसेंट भी बढ़ेगा, सीटें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब हमारा एग्जिट पोल में क्या आता है फाइनल अनुमान, वो थोड़ी देर में आपके सामने होगा, लेकिन अभी हम वीआईपी सीटों की बात कर रहे थे। अर्जुन मोडवाडिया साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मोडवाडिया साहब, स्वागत है आपका। आपकी सीट की बात नहीं केवल, लेकिन पूरे गुजरात की बात। पाटिल साहब ने तो अपना दावा कर दिया, हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारे इस बार। बीजेपी के लोग कह रहे हैं 150 के ऊपर आसानी से हम आएंगे। मैं आपका और बिल्कुल प्रैक्टिकल अगर होकर के बात करें तो क्या अनुमान है? पाटिल साहब ने खुद ही जिक्र किया, सारा निर्भर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है उसका देखकर वोट देंगे, लेकिन यहाँ तो जनता गुजरात सरकार देखती है। गुजरात सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कि कैसा काम किया, उसके बारे में तो उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी थी, ये सरकार वो निरंकुश थी, ये सरकार इनफेक्टिव थी और इसकी वजह से उसका तो कोई परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हो रही है। लोगों ने, जनता ने जो वोट दिया है वो तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसका अहंकार, उसको देखकर ये जनता ने वोट किया है। इतना ही नहीं, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जमीन पर दिखाई नहीं दिया। तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं आपके, और थोड़ी देर में आएंगे भी सही, लेकिन आपके जो कई लोग यहाँ गुजरात में घूमे हैं, कैमरा के सामने कोई जो मतदार है वो सच्ची बात नहीं बताता, इतना डरा हुआ है यहाँ। ये हाँ जरूर ये कहेंगे कि भाजपा को वोट दिया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया भी हो तो ये बताने में वो हिचकिचाएगा। इसलिए जो सच्चाई आएगी वो ये आएगी कि कांग्रेस यहाँ मेजोरिटी से आने वाली है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बनाएंगे। लास्ट टाइम भी जो एग्जिट पोल बताया गया था वो तो 120 प्लस भाजपा को सभी चैनल बता रहे थे, लेकिन वास्तव में उस समय 99 पर भाजपा है सिमट गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रह गया था। तो इस दफा ये फैसला हम पूरा करेंगे और सरकार बनाएंगे। मोडवाडिया साहब, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 2017 जैसी परिस्थितियां नहीं हैं, कोई पाटीदार एजिटेशन जैसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा है प्रदेश के अंदर, और 5 साल के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री होने का लाभ मिलता है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, उसका भी जो वोट वो लेंगे तो हो सकता है उसका फायदा भी भाजपा को मिले। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। देखो 2017 में जो अनरेस्ट था वो सर्टेन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में था। वो 3-4 आंदोलनों चल रहे थे, वो जरूर वो आंदोलन का असर उसमें था, लेकिन आम जनता में जो आज के दिन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का आज का इश्यू है, वो शायद वो कभी हमने देखा नहीं। इसकी वजह से सभी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सभी तबके के लोगों में ये अनरेस्ट है। हाँ, जो जिसके बड़े बड़े बंगले हैं और जिसके बड़े फार्म हाउस है उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आम जनता जिसको घर का चूल्हा जलाना है, उसके पास गैस के जो 450 का गैस 1100 का हो गया, बिजली का दाम 3 गुना हो गया, पेट्रोल डीजल 2 गुना हो गया, किचन का खर्चा 2 गुना हो गया, पढ़ाई का खर्चा 2 गुना हो गया, ये हॉस्पिटल का खर्चा 2 गुना हो गया, सभी 2 गुना 3 गुना हो गया, लेकिन किसी की आमदनी 2 दुगुनी 3 गुनी नहीं हुई है।
इतना ही, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे 2022 में। 2022 है गया, पूरा होने जाने वाला है, लेकिन आय नहीं, उसका खर्चा दुगुना हुआ है जी। तो ये लोग नजर में रखेंगे और यही चुनाव का मुद्दा बनेंगे और हम ये इस दफा ये मुद्दा पर वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।